गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रश्मि स्वागत करती हूँ आपका कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में। आज की क्लास की शुरुआत मैं करती हूँ एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू। वो थॉट है, जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए आज ही ठान लीजिए, जो आपकी एनएचएम की वैकेंसी निकली है उसमें आप जी तोड़ मेहनत करें और उस एग्जाम को डेफिनेटली क्रॉस आउट करें, पास करें उसको। तो चलिए चलते हैं, आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेफ्रॉन, सेकंड है न्यूरॉन, थर्ड है पीसीटी, फोर्थ है डीसीटी। पीसीटी मीन्स होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का डिस्टल फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो आपका पीसीटी है, ये देखिए आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, पीसीटी, जिसको कि हम कहते हैं पीसीटी। तो पीसीटी का काम क्या है? ये ग्लोमेरुलस से जो प्राइमरी यूरिन होती है उसको लाता है, वहां से ग्लोमेरुलस से जो प्राइमरी यूरिन आती है वो पीसीटी में आती है, और पीसीटी उस प्राइमरी जो यूरिन है जो ग्लोमेरुलस से आती है वहां से जो एक्सेस वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेगुलेशन बनाता है उसका। और वो जो ग्लोमेरुलस से जो प्राइमरी यूरिन आ रही थी उसको डिस्टल, वही यूरिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, वहां से सॉल्ट और वाटर को कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर बॉडी से क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। आगे देखिए न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है ये इंफॉर्मेशन और मैसेंजर का काम करता है, और इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो सिग्नल होते हैं वो बॉडी के वो कहां तक पहुंचाता है, डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन के डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन करता है। कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू है तो उसमें क्या पूछा गया है, यूनिट ऑफ किडनी इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। क्या होगा उसका आंसर? नेफ्रॉन। न्यूरॉन के बारे में मैंने बता ही दिया है। पीसीटी क्या है, पीसीटी का काम क्या है, डीसीटी क्या है, डीसीटी का काम क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। तो हमारा सेकेंड एमसीक्यू है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। सेकेंड एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है आपको जो कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, सेकेंड ऑप्शन है हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपरनाइट्रेमिया, फोर्थ है हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपोकैलेमिया में पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोटेशियम का लेवल, हाइपो मीन्स कम और कैलेमिया मतलब पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और हाइपर कैल्सीमिया में क्या हो जाता है,
कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका हाइपोनाइट्रेमिया। इसमें सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हाइपरनाइट्रेमिया। इसमें सोडियम का, इसमें क्या होगा, सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हाइपर कैलेमिया, लास्ट ऑप्शन है आपका हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपर कैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सेकंड एमसीक्यू का आंसर क्या है, डी नंबर का, हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। जब अपन किसी इंडिविजुअल को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशन आता है हमारी बॉडी में वो क्या है, हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, एंड हाइपर कैलेमिया में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा थर्ड एमसीक्यू है, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी डेज। ब्रेस्ट मिल्क को कितने दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है रूम टेम्परेचर पर। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 4 आवर्स, सेकेंड है 2 आवर्स, थर्ड ऑप्शन है 8 आवर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 6 आवर्स। तो आपका जो इस थर्ड एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्या होगा, 4 आवर्स, 4 आवर्स। ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे तक रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 आवर्स। तो ब्रेस्ट मिल्क को 4 आवर्स तक अपन सेफ रख सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 आवर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा 4th नंबर का एमसीक्यू है, ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज। हैंड वॉशिंग का ऑर्डर इसमें से कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, किस तरीके से वो इसको करते हैं, हैंड वॉश किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैक ऑफ हैंड, रिस्ट, पाम। सेकंड ऑप्शन है रिस्ट, पाम, बैक ऑफ हैंड। थर्ड ऑप्शन है पाम, रिस्ट, बैक ऑफ हैंड। फोर्थ ऑप्शन है पाम, बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 4th नंबर का, डी नंबर का राइट आंसर है। सबसे पहले पाम को वॉश करेंगे, फिर बैक ऑफ हैंड, इस तरीके से बैक ऑफ हैंड को वॉश करेंगे, फिर आप रिस्ट को वॉश करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है हैंड वॉशिंग का वो क्या है, सबसे पहले पाम को वॉश करेंगे, फिर बैक ऑफ हैंड को वॉश करेंगे, फिर किसको वॉश करेंगे, रिस्ट को। इन सर्जिकल, यदि सर्जरी की बात करें तो उसमें ऑर्डर इसका हैंड वॉशिंग का अलग होगा, क्योंकि सर्जरी में आपको ग्लव्स पहनने होते हैं, तो वो हैंड वॉशिंग अलग तरीके से होती है, तो उसका ऑर्डर आपका अलग होगा। वो आगे मैं आगे की एमसीक्यू में बताऊंगी उसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाम, बैक ऑफ हैंड एंड रिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। 5th नंबर का हमारा एमसीक्यू है, RNTCP इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिसऑर्डर। जो RNTCP है, प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, वो इन 4 में से कौन से डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है आपका लेप्रोसी, सेकंड है ट्यूबरक्यूलोसिस, थर्ड है HIV, फोर्थ है पोलियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो RNTCP का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड, R से रिवाइज्ड, N से नेशनल, T से ट्यूबरक्यूलोसिस, C से कंट्रोल और P से प्रोग्राम। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था और ये टीबी के प्रिवेंशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो 1993 में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसने अनाउंस किया था टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी। जो ग्लोबल इमरजेंसी है कि टीबी बहुत सीवियर कंडीशन में उस समय फैल रही थी, स्प्रेड हो रही थी, तो उसके लिए RNTCP ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको कि 1997 में लॉन्च किया गया था। और 1993 में क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि 1993 में WHO ने टीबी के प्रिवेंशन के लिए अनाउंस किया था, क्योंकि उस समय टीबी क्या हो गई थी? ग्लोबल इमरजेंसी हो गई थी। इस कारण से WHO ने 1993 में टीबी को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इस कारण जो RNTCP प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था। सेकेंड है आपका, देखिए आगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स आपने सुना ही होगा, टीबी के डिसीज में डॉट्स का डोज दिया जाता है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसको चलाया गया था किसके अंडर? RNTCP प्रोग्राम के अंदर, जो अपना रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। तो डॉट्स को उस प्रोग्राम के अंडर चलाया गया था। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। प्रेजेंटली दिस प्रोग्राम RNTCP इज नोन एज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटली अभी के समय में जो RNTCP था, जिसको कि हम अब क्या उसको नाम दे दिया गया है? NTEP नाम दे दिया गया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। NTEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका नाम पहले क्या था? RNTCP था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसको प्रेजेंटली क्या नाम दे दिया गया है? NTEP। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो RNTCP इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिसऑर्डर? तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्यूलोसिस। राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्यूलोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। हमारा अगला MCQ है, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 आर्टरीज 1 वेन, सेकंड ऑप्शन है 1 आर्टरी एंड 1 वेन, थर्ड ऑप्शन है 2 आर्टरी एंड 2 वेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 आर्टरी एंड 2 वेन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड 2 आर्टरी एंड 1 वेन को कंटेन करता है। इसका राइट आंसर है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो उसमें क्या कंटेन होता है? 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कंटेन करता है? 2 आर्टरीज एंड 1 वेन को कंटेन करता है। इसका राइट आंसर होगा 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। ट्रैकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन? जो ट्रैकोमा है
वो इन्फेक्शन है कौन से ऑर्गन का? फर्स्ट है सर्विक्स, सेकंड है स्किन, थर्ड है ट्रैकिया, फोर्थ है आई। सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ट्रैकिया है ये, एंड आई। तो उस दिन मैंने उस एमसीक्यू में भी बताया था आपको ट्रैकोमा के बारे में। तो ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। तो इसमें जो ट्रैकोमा का जो इन्फेक्शन है, इस एमसीक्यू में ये पूछा गया है कि ट्रैकोमा का इन्फेक्शन है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा आई। ट्रैकोमा आई ऑर्गन से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता है आपको समझ में तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड कॉल्ड। ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी है ब्लड में, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोक्सीमिया, सेकंड ऑप्शन है एस्फेक्सिया, थर्ड ऑप्शन है एनोक्सिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए इसको समझते हैं। एनोक्सिया है वो क्या कहलाता है? एनोक्सिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में जो ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? एनोक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोक्सिया कहलाता है। आप देखते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या है? द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अनेबल टू ब्रीथ। ऑक्सीजन की ब्लड में इतनी कमी हो जाना कि वो पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता है, उसका गला जैसा घुटने जैसा उसको फील होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है, वो क्या कहलाता है? एस्फेक्सिया। वो स्टेट क्या कहलाती है? एस्फेक्सिया कहलाती है। फिर आपका आता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना किसके अंदर आता है? हाइपोक्सीमिया के अंदर आता है। तो चलिए इस एमसीक्यू का आंसर हम देखते हैं। क्या पूछा गया है? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। राइट आंसर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। क्योंकि हाइपोक्सीमिया मीन्स होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना ब्लड में क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया कहलाता है। इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। 9 नंबर का एमसीक्यू है हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड एस्पायरेटेड फ्रॉम प्लूरल स्पेस कॉल्ड। लिम्फेटिक फ्लूइड एस्पायरेटेड होता है कहां से? प्लूरल स्पेस में। तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स, चाइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स एंड फोर्थ वन इज प्लूरिसी। तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में यदि एयर का, हवा का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। क्या कहते हैं? न्यूमोथोरेक्स। प्लूरा क्या है? लंग्स की कवरिंग है। तो एक्यूमुलेशन हो जाता है उस प्लूरल स्पेस में, उसको क्या कहते हैं? एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में, उसको क्या कहते हैं? न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा हीमोथोरेक्स। यदि ब्लड का एक्यूमुलेशन प्लूरल स्पेस में, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हीमोथोरेक्स कहते हैं। चाइलोथोरेक्स क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाता है? चाइलोथोरेक्स कहलाता है। इसको चाइलो या काइलो, कई लोग काइलो पढ़ते हैं, कई लोग चाइलो पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो चाइलोथोरेक्स
मैं लिम्फेटिक फ्लूइड, प्लूरल स्पेस में यदि लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको कहते हैं चाइलोथोरिक्स। फिर आता है हमारा प्लूरिसी। तो इंफ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज दैट लाइन लंग्स एंड चेस्ट कैविटी, इसको प्लूराइटिस भी कहते हैं, प्लूराइटिस। जहां पर भी आइटिस लगा हो तो समझ जाइए आप, वहां पर इंफ्लामेशन की बात हो रही है। तो प्लूरिसी को प्लूराइटिस भी कहते हैं। तो इंफ्लामेशन हो जाए अगर लंग्स की जो लाइनिंग है, चेस्ट कैविटी की जो लाइनिंग है, उसमें यदि इंफ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्लूरिसी कहते हैं। तो चलिए इस एमसीक्यू का आंसर जानते हैं। इस एमसीक्यू का जो आंसर होगा वो क्या होगा? चाइलोथोरिक्स। इसका आंसर क्या है? चाइलोथोरिक्स। क्योंकि चाइलोथोरिक्स में क्या हो रहा था? लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा था प्लूरल स्पेस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइलोथोरिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा आज का लास्ट एमसीक्यू है, ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज। ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज। न्यूरॉन से, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सॉन, सेकंड है माइलिन शीथ, थर्ड है डेंड्राइट्स, फोर्थ है साइनेप्स। साइनेप्स वो होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। डायग्राम के थ्रू देखिए, समझाती हूं मैं आपको। ये न्यूक्लियर नर्व सेल है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गया। ये देखिए ये जो पार्ट है वो क्या है आपका? एक्सोन। क्या है आपका? एक्सोन है। ये देखिए, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है किसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ये देखिए, ये कहलाता है माइलिन शीथ। ये देखिए साइनेप्स हो गया जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स हो गया आपका। ये डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस, इंपल्सेस इस तरीके से आती हैं साइनेप्स की ओर। ये आपका, ये जो बीच में आपका जो पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये नोड्स ऑफ रेनवियर है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन था हमारा एक्सोन, तो एक्सोन ये है। इसको आगे समझते हैं एक्सोन क्या है। देखिए डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या है? ब्रांचेस शॉर्ट प्रोसेसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इंपल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये ब्रांचेस शॉर्ट प्रोसेस है जो कि रिसीव करती है आने वाली इंफॉर्मेशन को, इंपल्सेस को, कहां से? सेल बॉडी से, और ब्रेन तक ले आती। माइलिन शीथ क्या है? इट इज अ फैटी शीथ दैट कवर्स एक्सोन। माइलिन शीथ क्या है? एक फैटी शीथ है जो कि क्या करती है? एक्सोन को कवर करती है। तो इसमें आपके इस एमसीक्यू में क्या पूछा गया है? ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की ब्रांच्ड प्रोसेस क्या है? तो ये देखिए ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं आपको। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेंड्राइट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? डेंड्राइट्स। सी नंबर का जो ऑप्शन है अपना वो राइट आंसर है इस एमसीक्यू का, डेंड्राइट्स। साइनेप्स क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो गैप होता है वो कहलाता है साइनेप्स। डेंड्राइट्स ब्रांच पोर्शन है। माइलिन शीथ, ये जो फैटी पार्ट है ये कहलाता है माइलिन शीथ। ये एक्सोन को क्या करता है? कवर करता है। तो राइट आंसर क्या है? डेंड्राइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, पॉलीयूरिया मीन्स क्या होता है? तो पॉली मतलब होता है मोर, यूरिया मतलब यूरिन।
यूरिन का ज्यादा एक्सक्रीट आउट होना बॉडी से किस टर्म के अंदर आता है? पॉलीयूरिया के अंदर आता है। यदि 2500 ml से ज्यादा यूरिन पर डे आपकी एक्सक्रीट आउट हो रही है बॉडी से, तो वो किसके अंदर आएगी? पॉलीयूरिया के अंदर आएगी। किसके अंदर आती है? पॉलीयूरिया के अंदर, गुड मॉर्निंग टर्म के अंदर फ्रेंड्स, आती है। कैसे आप और सभी? जो आई होप नॉर्मल सभी अच्छे यूरिन होंगे। आउटपुट है वो मैं कितना एक है? बार फिर से आपका 1500 स्वागत ml है करती पर हूँ डे। हमारे कर्तव्य आईएएस स्टडी ये क्या नर्सिंग है? चैनल में। नॉर्मल आउटपुट आज है मैं आपके यूरिन का। लिए एक गुड न्यूज़ लेकर नॉर्मल आई हूँ। जैसे आउटपुट कि आपको है पता ही होगा, और यूरिन जिसको का, नहीं कितना पता है? है तो मैं आपको 1500 बताऊं, ml। हमारे यदि एमपीएनएचएम आपका पर डे वैकेंसी 2500 रिलीज ml हुई है। अगर यूरिन चलिए आपकी उसी बॉडी के से बारे में एक्सक्रीट कुछ आउट हो रही है, डिटेल में। तो किसके अंदर आती है? पॉलीयूरिया के अंदर आती है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।